नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी मिस्टर घोष। तो ये कहानी जिसका नाम अ नाइट एट द हाईवे है, ये उसका पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 जरूर देखें। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। पार्ट 2 अ नाइट एट द हाईवे। समय कभी एक सा नहीं रहता। बदलते मौसम और बदलते समय को क्या कभी कोई रोक पाया है? इस परिवार में तो दिन ऐसे पलटे कि कुछ ही समय के अंतराल पर माता पिता दोनों इस दुनिया से चले गए, जैसे बदल गई सारी दुनिया। दोनों बेटे सूरज और सुमेर शानदार व्यक्तित्व की स्वामिनी, ममतामयी माँ और पिता के रौबदार खामोश व्यक्तित्व के आगे इतना दबे थे कि उन्हें सदा अपने ऊपर आदेश देने वाली एक आवाज की जरूरत महसूस होती। जीवन में आए इस अकस्मात परिवर्तन के लिए खुद को संभालने में उन्हें कुछ वक्त लगा, पर उन्हें समझ आ गया था कि पुरखों के इस कारोबार को अब उन्हें ही देखना है। वैसे व्यापार तो पुराने मुनीम जी के अनुभवों और बेटों की मेहनत के सहारे कुछ महीनों से चल ही रहा था, पर अब जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। आगे ये हुआ कि सूरज ने गद्दी संभाल ली और सुमेर दिसावरी व्यापार के लिए बाहर जाने लगा। रही घर की बात तो मां के जाते ही पूरे घर पर बड़ी बहू सरोज का दबदबा कायम हो गया। बहुत ही चालाक और निष्ठुर थी सरोज। सास के सामने तो वो भीगी बिल्ली बनी रही, पर उनके जाने के बाद पूरी तरह निरंकुश हो गई। उसका मूल स्वभाव तुरंत अनावृत हो गया। पूरे घर की अघोषित मुखिया के रूप में अपना राजपाट कायम करने में सरोज ने तनिक भी देर न लगाई, जैसे बस इसी की बाट जो रही थी। उसके तेवर कुछ ऐसे ही थे कि अड़ोस पड़ोस की लुगाइया दबी जबान से किससे गढ़ती की राण ने कुछ मिलाकर खिला दिया होगा सास को कि पुण्यात्मा 2 दिन में भरा पूरा घर इसे सौंप कर चाली गई। जितने मुंह उतनी बातें, पर कहा करें हैं न कि कागला के कोसे धोर मरा नहीं करते। तो सरोज का राजपाट भी बदस्तूर जारी रहा। इसी राजपाट में हुक्म बजाने को नौकर चाकरों के अलावा एक बांदी भी थी, घर की छोटी बहू चंदा। पूरा नाम तो चंद्रकांता था, पर सास के जाने के बाद इस घर में सरोज ने कभी ऐसे हालात पैदा ही ना होने दिए कि वो पूरे नाम से पुकारे जाने की इज्जत पाती। उसका ये नाम तो सासू जी के साथ ही चला गया। सो राजरानी पटरानी सरोज देवी के राज में चंदा भी अपने दिन काट रही थी। उसका पति सुमेर यूं उसे बहुत चाहता था। तोता मैना किसी जोड़ी थी धनी बीर की। नोरतों में कठपुतली का खेल दिखाने वाले सुजामल की कठपुतलियों से लगते थे दोनों, चटक, चपल और हंसमुख। सुमेर की तो खास आदत थी छेड़कर चलता सबको। फिर अभी उम्र ही क्या थी, पिछले आसोज में 19 का हुआ था और चंदा ने 18 पूरे किए। मुकलावा अभी 2 बरस पहले ही हुआ था। 1 साल से सुमेर अक्सर गांव के बाहर ही रहता। उन दिनों दिसावरी के लिए परदेश गए पुरुष वर्षों तक परदेश में ही रहते। चंदा का जीवन अभावों की पीड़ा से झुलस रहा था। परिस्थितियों में आए इस अप्रत्याशित बदलाव ने उसे बहुत गंभीर बना दिया था। यूं भी उसकी सारी चपलता, सारा नटखटपना उस रात जैसे सासू जी के साथ ही चला गया था। सासू जी के रहते जिस सुख और बचपने के दिन कटे थे, चंदा के वे सब बीते जमाने की बात हो गई। हवेली की मालकिन सरोज थी और उसी का हुक्म बजाना अब चंदा का फर्ज था। सरोज को तो वैसे भी वो आंखों में खटकती थी, क्योंकि सासू जी की प्यारी बींदणी भी वही थी जिसने अपने गुणों, सरल और मेहनती स्वभाव से उनका दिल जीत लिया था। वैसे भी जो चंदा और सुमेर न होते तो बेखट के पूरी हवेली कारोबार पर सूरज और सरोज का ही कब्जा होता। यूं तो अब भी था, पर नामचारा तो उनका भी था ना। तो सुमेर के पीछे चंदा से उसके हिस्सेदार होने का बदला लेना सरोज की आदत बन गई थी। सेठानी गुण अग्राहक थी और चंदा को उसके रूप गुण के खातिर ही एक छोटे से परिवार से चुनकर लाई थी, जबकि बड़ी बहू बहुत ऊंचे खानदान की थी। तब कौन जानता था कि इतनी बड़ी हवेली की बींदणी बनकर आई बेचारी गरीब चंदा के भाग नहीं खुले, बल्कि सदा के लिए फूट गए थे। सारा दिन काम से थककर
जब चंदा बैठती तो या तो उसे अपने धनी सुमेर की याद सताने लगी या फिर अपनी ममतामयी सास की स्नेहिल याद उदास कर देती। सूरज की साहूकारी, सुमेर की दिसावरी, सरोज के राजपाट और चंदा के दुहकों से भरा ये साल ऐसे ही बीत गया तो एक दिन सेठानी का कमरा खुलवाकर सरोज ने उसकी सफाई करवाई। अजीब सी बात यह हुई कि इधर कमरा क्या खुला घर में रोज कुछ न कुछ विचित्र घटने लगा। कुछ ऐसा हो रहा था जो पहले कभी न देखा न सुना। जैसे एक दिन सोते से किसी ने सरोज को पलंग से जमीन पर पटक दिया। उसे लगा गहरी नींद में करवट लेते गिर गई। कैसे गिरी कुछ याद नहीं सिवाय इसके कि उसके कानों में जैसे रात में किसी भन भानाहट का शोर था। बेचारी अगले 2 दिन अपनी कमर के दर्द को रोती रही। फिर एक दिन उसने चंदा से घर भर के ढेर सारे कपड़े धुलवाए। बेचारी पूरा दिन लगी रही तो जाने क्या हुआ। क्या नहीं कि रात में सरोज की ढेर सारी पोशाक चिरी हुई मिली, सबकी सब एकदम खराब, ऐसे जैसे उन्हें सैकड़ों कीड़ों ने काट दिया हो। कई बार रात को नौकर शिकायत करते कि उन्हें कोई आवाज आती है कमरे से, जैसे एक साथ हजारों कीड़े भन भना रहे हों। नौकर बेचारे रात में बाहर निकलते डरते, पर दिन भर कुछ न होता तो सरोज नौकरों को कामचोर घोषित कर उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाकर खूब झाड़ पिलाती। सरोज के अत्याचार कम नहीं हुए, बढ़ते ही जा रहे थे। किसी न किसी बहाने से वो चंदा को परेशान करती रहती। चंदा बेचारी उसका हुक्म बजाती रहती, पर उसका मुंह कभी सीधा नहीं होता। उल्टा वो उसके काम में से नुक्स निकालकर उसे खूब तंग करती। एक दिन उसने चंदा को घर की सफाई के बहाने खूब परेशान किया। वो तो बेचारे रोते रोते सो गई, पर उस रात सरोज की आंखें अचानक हिलने से खुली तो पाया उसका पलंग 2-3 फुट ऊपर उठा हुआ है और सैकड़ों जुगनुओं जैसे कीड़े उसके ऊपर मंडराते हुए भन भना रहे थे। सरोज की तो हालत खराब। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। उसका धनी सूरज हफ्ते भर के लिए किसी काम से जयपुर गया हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से चंदा को पुकारा। चंदुड़ी एस चंदा, जी भाभी सा, काय होयो। चीख पुकार सुनकर चंदा दौड़ी हुई चली आई। चंदा के आते ही पलंग स्वतः ही जमीन पर आ गया। कीड़े पता नहीं कहां गायब हो गए। सरोज बुरी तरह डरी हुई थी और डर के मारे चंदा से चिपट गई। सहमी हुई सरोज को चंदा ने समझाया तो उसे भी लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रही थी। किसी को सुधरना होता तो समझ जाता, पर ये तो सरोज थी जो इतना सब होने पर भी नहीं सुधरी। उसकी मति पर तो सत्ता का पर्दा पड़ गया था। नई नई मालकिन बनी, अपना साम्राज्य स्थापित करने के जोश और स्वामित्व के अहंकार में डूबी निरंकुश सरोज के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और चंदा के सहन करने की सीमा हर रोज कुछ बढ़ जाती थी। लग रहा था प्रकृति की इम्तिहान ले रही है कि कौन कितना अत्याचार करता है और कौन कितना सहता है। चंदा करती भी क्या, मायके में तो कोई था न और खुद का धनी पति परदेश में व्यापार करने गया। उसका सरल स्वभाव था जिसका फायदा सरोज दोनों हाथों से उठा रही थी। नौकर चाकर सब देखकर दुखी होते हुए भी कुछ न कर पाते। उन्हीं में से एक थी पन्नाबाई। पन्ना सेठानी की पुरानी वफादार नौकरानी थी। चंदा को अपनी ही बींदणी मानकर उस पर स्नेह लुटाने जा मन होता उसका। वो भी ये सब देखकर पीड़ा और रोष में डूब जाती, पर अपनी विवशता पर 8-8 आंसू रोती कि लाख चाहकर भी वो कुछ न कर पाती थी। चंदा से उसे सदा से बहुत लगाव था। सेठानी के जाने के बाद उसे ये अपना फर्ज महसूस होता कि वो छोटी बींदणी का ध्यान रखे, पर यहां ध्यान रखना तो दूर, रोज उसके दुखों की साक्षी बन रही थी पन्ना। सरोज के व्यवहार से उसका कलेजा छलनी हो जाता। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था, पर क्या करें, कितनी भी पुरानी क्यों न होती तो नौकरानी ही तो अपनी हद जानती भी थी और मानती भी थी। इतना जरूर करती क्योंकि यही उसके वश में था कि अकेले में वही चंदा को 2 सांत्वना के बोल देती और उसके आंसू पोंछ देती। बस इतना भर सुख था चंदा के भाग्य में। फिर एक दिन ये हुआ
कि पता नहीं कैसे अचार की एक बड़ी सी अचार की बरनी खुद ब खुद हवा में उछलकर टूट गई। अब बरनी क्या टूटी, सरोज के मन की मुराद पूरी हो गई। उसे फिर मौका मिल गया चंदा को प्रताड़ित करने का। ये अचार खास था तो सरोज का पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये विशेष अचार उसके मायके से आया था। उसने हवेली के नौकरों के सामने चंदा को खूब जली कटी सुनाई। तेरे मायके में कोई होता तो जानती कि मायके की सौगात क्या होती है, और तू तो सदा की कंगाल है चंदोड़ी। तूने जानबूझकर मेरे पीहर से आया अचार खराब कर दिया। बोल तूने क्यों तोड़ा? ना सोगन ले लो भाभी सा, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया बरनी को। पर सरोज ने चंदा की एक न सुनी। चंदा को बुरी तरह डांटकर, बेइज्जत करके भी सरोज का जी न भरा तो उसने उसे जोर से धक्का दिया। चंदा का कमजोर सुकोमल शरीर उस धक्के को सहन न कर सका और वो जोर से दीवार पर जाकर गिरी। पन्ना से जब उसका जुल्म बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने सरोज की इस हरकत पर भरपूर आपत्ति दर्ज कराई। आज उससे रुका न गया। सरोज ने आज तो हर सीमा तोड़ दी थी अन्याय और शोषण की। इधर पन्ना भी अपने नमक का हद अदा करने पर आमादा थी। उसने सरोज को रोका तो सरोज की आंखें क्रोध और अपमान की अग्नि में जलने लगी। उसने पन्ना को बाहर निकालकर हवेली का द्वार बंद कर दिया। इधर रसोई में नीचे टूटी पड़ी बरनी को सकेरते नौकर डर के मारे कांपने लगे जब उन्होंने देखा कि उस पर कुछ पंखों वाले विचित्र से कीड़े मंडरा रहे थे। वही रहस्यमय जुगनू जैसे कीड़े जो इन दिनों हवेली में चर्चा का विषय बने हुए। गुस्से से पागल हुई सरोज पन्ना को निकालकर चंदा को सजा के रूप में सेठानी के कमरे में बंद करके अपने कमरे में सोने चली गई। भूखी प्यासी चंदा देर तक सुबकती रही और शिष्टाचार वश सासू मां के पलंग पर बैठने की उसकी हिम्मत न हुई तो वही कालीन पर बैठे बैठे कब उसकी आंख लगी वो जान ही नहीं पाई। आधी रात को एकाएक उसकी आंख खुली तो उसे लगा उसके कानों में कीड़ों के भन भनाहट गूंज रही है। धीरे धीरे ये भन भनाहट एक पुकार में बदल गई। उसने पाया कमरा एक अलौकिक प्रकाश से भरा है। उसे याद आया ये अमावस की रात थी। पूरा गांव अंधकार में डूबा था और जब वो कमरे में आई थी न दिया जल रहा था न लालटेन। किसी भी प्रकार के कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था कमरे में नहीं की गई थी तो ये कैसा उजाला था, कैसी रोशनी थी जो कमरे को रोशन किए हुए थी। एक तो वैसे ही इस कमरे के बारे में नौकरों में फैल रही अफवाहों को याद कर उसका बुरा हाल था, और अब ये आवाजें। चंदा हैरान परेशान चुंधियाई आंखों को मिचकाते हुए चारों ओर देखने लगी। उसकी आंखें जब रोशनी की कुछ अभ्यस्त हुई तो उसने पाया कि ये उजाला कोने में रखे उसी दर्पण से आ रहा था जो उसकी सासू मां को इतना प्यारा था मानो उसमें उसके प्राण बसते हों। चंदा उठकर बड़े कौतुक से दर्पण से आते उजाले को निहार रही थी। एकाएक उसे फिर से वही धीमे स्वर की पुकार सुनाई दी। उसने गौर किया कि रोशनी की भांति ये पुकार भी उसी दर्पण से आ रही थी। एक बार को चंदा सिहर गई, पर या तो दुखों की मार ने उसे इतना निष्प्रिय बना दिया था या फिर उस आवाज का सम्मोहन था कि वह चुपचाप दर्पण की ओर बढ़ने लगी। उसने देखा दर्पण के इर्द गर्द जुगनू जैसे हजारों पतंगे फ्रेम के आकार में जुड़े पड़े थे और ये प्रकाश उनमें से ही फूटकर निकल रहा था। जैसे ही चंदा उस दर्पण की रोशनी की जद में आई दीवार में टकराने से उसके सिर में लगी चोट से दर्द एकाएक गायब हो गया। यहां तक कि उसकी भूख प्यास भी जाती रही। उसने डरते हुए दर्पण की ओर देखा तो देखते ही उसे जोर से झटका लगा। उसकी सारी इंद्रियां जैसे नींद से पूरी तरह जाग उठी थी। अपनी आंखों को मलते हुए उसने पुनः दर्पण में निहारा। सामने उसका अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि वे थी सासू मां, जीती जागती अपनी चिर परिचित मुस्कान को चेहरे पर सजाए हुए मुस्कुराती हुई सेठानी बिरमा देवी। रत्ती भर भी फर्क ना साक्षात वही। ये कैसे संभव है? सपना या सच या नजर का धोखा? क्या है ये? चंदा विस्मय से भरी दर्पण को ताक रही थी। सासू मां को देखकर उनकी स्नेहिल यादें
उसके जहन में कौंधने लगी। उसे ध्यान आया कि पिछले कुछ दिनों में ये कई बार हुआ कि उसे स्वप्न में सासू मां दिखी। उसे लगा वो आज फिर कोई स्वप्न देख रही है। उसने खुद को चुटकी भरी पर नहीं, ये नींद नहीं थी, वो तो जाग रही थी और पूरे होशोवास में थी। ये कोई स्वप्न नहीं था। उसके चुटकी काटने पर सासू मां की मुस्कान कुछ और गहरी होकर मोहक हंसी में बदल गई। हाँ, म्हारी भोली बींदनी, ये सुपनों सपना कोणी, मैं आप हूं। सासू जी, आप? चंदा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उन्हें ई गए 1 साल बीत गया। 1 महीना पहले तो उनकी बरसी भी हो गई और आज सासू मां यहां। एकाएक वो अग्गाई सी चारों ओर देखने लगी। उसे लगा कहीं वो खुद तो दोखों की चपेट में आकर सासू मां की तरह स्वर्गवासी तो नहीं हो गई। पर उसने देखा ये तो वही कमरा था, सासू मां का कमरा, जहां उसकी जेठानी सरोज ने उसे बंद किया था। उसे सिलसिलेवार सारी बातें याद आने लगी। उसकी आंखें बरसने लगी। यही सोच रही है न तू कि मैं जीवती किस तरिया हो गई? उसने फिर सासू मां को पूछते सुना तो अपनी सोच के भंवर से बाहर आ गई। हाँ सासू जी, ना सासू जी, धोख देओ। बुरी तरह डरी हुई चंदा के लिए उसकी ममता में सासू मां कुछ भी हो सकती थी, पर उन्हें भूत नहीं मान सकती थी वो। पर कैसे झुठला दे इस बात को कि सच तो ये भी था न कि वे तो मर चुकी थी। फिर उनकी परछाई से कैसे बात सकती है चंदा? और जब दर्पण के सामने वो थी तो दर्पण में परछाई उसकी क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि सासू जी दर्पण में कैसे? कुछ भी हो, दुखों की मारी चंदा ने जब सासू मां को देखा तो उसके भीतर का सारा दर्द तरल होकर बहन निकला। न सही सासू मां पर उनकी परछाई, यहां तक कि उनका नाम भी चंदा के लिए आदर और श्रद्धा की बात थी। रोते हुए जैसे ही आदतन चंदा सासू मां के चरणों में धोख देने यानी प्रणाम करने, उनके पैरों में झुकने को उद्धत हुई सेठानी के प्रतिबिंब ने कड़क आवाज में उसे चेताया। ना चंद्रकांता, म्हारी प्यारी बींदनी, ना मुझे हाथ ना लगाइयो लाडो। उनकी सख्त आवाज से कांपकर झुकी हुई चंदा पीछे हटकर सीधी खड़ी हो गई। मैं जानू हूं तू यही सोच रही है न कि मैं दर्पण में कैसे। चंदा ने सहमति में सिर हिलाते हुए अपनी दृष्टि दर्पण पर टिका दी। उसके सारे प्रश्न सिमटकर उसकी भीगी आंखों में डूबने उतराने लगे, जो अब दर्पण पर टिकी थी। म्हारी भोली बींदनी, मैं अब भी तेरे पास हूं। तू दू खी है लाड़ो तो मेरी गति किस तरिया हो सके है। जिस मां के टाबर बच्चे दुख ही उसे न जीते जी चैन न मर के। सेठानी सा का उदास भीगा स्वर फिर कमरे में गूंजा। तो इतने दिनों से ये सब आप? पर आप तो जा चुकी है सासू मां। इधर चंदा के मन में कई सवाल सिर उठा रहे थे। उधर हवेली में घट रही तमाम बुरी और अजीबोगरीब घटनाओं पर से पर्दा उठ रहा था। कहीं ना गई मैं बींदनी। 1 साल से इसी दर्पण में रह रही हूं लाडो। तेरे दुख ना कटेंगे। मैं किस तरिया तुझे छोड़कर जा सकूं हूं। मेरी आत्मा अपने परिवार में है, उसके सुख में है। मैं तभी जाऊंगी जब सबको सुखी देख लूंगी। सेठानी ने गहरी सांस भरते हुए बताया। उसकी दुख भरी आवाज सुनकर चंदा ने सिर झुका दिया और जब फिर से सिर उठाया तो वो हैरान रह गई। उसने पाया अब सामने अकेली उसकी सासू मां नहीं और भी कई स्त्रियां उसे स्नेहिल दृष्टि से निहार रही थी। चंदा समझ गई थी कि ये कोई मामूली नहीं जादुई दर्पण है और उसके परिवार की पितर स्त्रियों का इस दर्पण में वास है। उसने सुना तो कई बार था, पर आज जान भी गई थी अपनी सासू मां के इस जादुई शक्तियों से लैस दर्पण के राज के बारे में। सासू मां के एकांत की किसी सिद्ध पूजा के बारे में भी वो कुछ तो जानती थी, पर कभी हिम्मत न हुई कि सुमेर या सासू मां से कभी कोई सवाल कर सके। वो कुछ देर सासू मां से अपने मन की बात कहती सुनती रही। सास ने जो उसे समझाया चंदा ने आंचल की गांठ में बांध लिया। इसके बाद सासू जी की छवि दर्पण से गायब हो गई
और वे हजारों जुगनू जैसे कीड़े भी। इधर पंछियों के चहचहाने के स्वर से आभास हो रहा था कि रात बीत गई है। सूरज की पहली किरणें धरती को छूकर सोना कर चुकी थी। वही किरणें कमरे की खिड़की से अंदर रिस रही थी। चंदा ने देखा, ये सुबह के आगमन यानी काम का समय था। वो दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगी। सुबह हुई तो सरोज ने बड़बड़ाते हुए कमरे का दरवाजा बाहर से खोल दिया ताकि चंदा रसोई संभाल सके, और चंदा बाहर आ गई। कमरे में रात में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। चंदा ने अपना मुंह सी लिया, पर विचित्र सी विरोधाभासी मनोस्थिति से जूझ रही थी वो। उसका दुख आज मानो बढ़ गया। सासू जी की आत्मा उसके कारण दुख पा रही थी। वो कर भी क्या सकती थी, पर वो अकेली नहीं, इस एहसास ने उसे बड़ी हिम्मत भी दी। वो समझ नहीं पा रही थी किससे कहे मन की बात। किसी को बता भी नहीं सकती। आखिर दीवारों के कान होते हैं। जो कही ये बात सरोज तक पहुंच गई तो जाने वो क्या करे। पन्ना बाई भी तो नहीं थी अब उसके पास, पर इस आश्वस्ति ने उसे बड़ा सहारा दिया कि वो निपट अकेली नहीं। फिर अगली रात कुछ भन भनाहट जैसी आवाजें सुनकर सरोज की आंखें खुली तो वो उठकर बाहर आंगन में आ गई। उसने सासू मां के कमरे से अद्भुत प्रकाश को फूटते हुए देख लिया। कमरा खोलने उसकी हिम्मत नहीं हुई तो उसने घर भर को इकट्ठा किया, और तब कमरे के भीतर गई सरोज ने पाया वहां कुछ नहीं था। वो एक सामान्य कमरा था। अब तो उसे अपनी सोच पर शक होने लगा। हे म्हारा राम जी, बावली हो गई दिखूं मैं, कदी सुपनो दिखे कदी सांझ, काय हो रही हो है म्हारे सागे। सोच सोचकर परेशान हो गई थी सरोज की उसके साथ ये सब क्या और क्यों घट रहा है। इस पूरे हंगामे में क्या मिला। फालतू में नींद खराब हुई सबकी। वो ऐसे ही बड़बड़ाती हुई कमरे से निकल रही थी तो तभी सामने से आती चंदा को उसने देखा, जो छुपती छुपाती गलियारे से होकर अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। ये चंदुड़ी कहाँ थी और ये कहां से आ रही है? सरोज चौंक गई। इधर कुछ दिनों से अजीब सा बर्ताव था चंदा का। एकाएक उसे लगा चंदा के लक्षण कुछ संदिग्ध है। उसने तय किया कि चंदा पर नजर रखनी होगी। कुछ तो गड़बड़ है। नौकरों पर तो उसे भरोसा नहीं था, तो ये काम उसे खुद करना था। अगले दिन उसने शाम को चंदा को फिर छुपते हुए गलियारे से जाते देखा। उसे साफ लगा कि जैसे वो कुछ छिपा रही है अपनी चुंदरी के नीचे। चंदा गलियारे से मुड़ी तो सरोज चुपचाप उसका पीछा करने लगी। पीछे जाकर उसने और गौर से देखा। हाँ, कुछ तो है जो चंदा छुपा रही थी। एक नंबर की लालची और दुष्टा सरोज अपनी सब परेशानी भूल गई और उसकी आंखें दुष्टता के चिरपरिचित भाव से चमक उठी और वो दौड़ कर गई चंदा के पास। एक झटके में उसने आगे आकर उसकी चुंदरी हटा दी। बधेंज की उस जयपुरी चुंदरी का हटना था कि सरोज की आंखें एक अद्भुत सी चमक से चौंधिया गई। उसने हाथ की ओट से इस चौंध को रोका और फिर से जो देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। कई क्षण अपलक देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि सामने जो है वो कोई आम नहीं दैवीय और विलक्षण वस्तु है। उसने देखा कि चंदा के गले में एक सुंदर कंठार कौंध मार रहा है। वो हार इतना अप्रतिम और अद्वितीय था कि ठगी सी रह गई सरोज। हार इतना खूबसूरत था कि बचपन से गहनों से खेलती आई सरोज ने न तो ऐसा हार कभी देखा न सुना। इस पृथ्वी पर तो ऐसा हार किसी के पास हो नहीं सकता। नहीं, ऐसा हार गढ़ना किसी साधारण कलाकार का काम है। हो न हो, हवेली के निर्माण में जिन दैवीय शक्तियों के संबंधित होने की कहानियां प्रचलित हैं, उनका ही संबंध इस हार से भी है। पक्का ये कोई साधारण हार हो ही नहीं सकता। सरोज की अनुग्वी आंखों ने पहली ही नजर में भांप लिया था कि वो कोई मामूली स्वर्णहार है ही नहीं, बल्कि वो जड़ाऊ नौलखा हार है। अब दूसरी बात जो सरोज के मन में उठी वो ये कि इतना अनमोल और अद्वितीय हार चंदा के पास कैसे है। उसने फिर गौर से देखा और दिमाग पर जोर डाला तो उसे समझ आ गया कि ये तो उनका बेशकीमती खानदानी हार था। इस हार के बारे में उसने विवाह के बाद कई बार सुना तो था, पर वो कभी देख नहीं पाई थी
और अब वो नौलखा हार कहाँ है? ये राज सासू जी के साथ ही चला गया था। हो न हो ये वही हार है, सरोज ने सोचा। हाँ, सचमुच ये वही खानदानी नौलखा हार है जिसे उसने सासू जी के देहांत के बाद खूब ढूंढा था, पर कहीं कोई सुराग न मिला। पूछने पर उसके पति ने भी अनभिज्ञता जाहिर की थी, पर यह हार इस कंगली चंदूड़ी के पास कैसे? ए चंदूड़ी, ये तुझे कहां से मिला? ये तो मुझे। हैरी चोटी, ये क्या कर रही है? सच बता, कहां से चुराया ये हार? ये तो म्हारा नौलखा हार है ना भाभी सा, मैंने कोई चोरी ना की। ये तो मुझे। उस हार की आभा के आगे जैसे बेबस हो गई थी सरोज। जैसी कि उसकी प्रवृत्ति थी, उसने चाहा कि लपक कर छीन ले चंदा के गले से नौलखा हार, पर जाने कैसी कैफियत थी। वो ललचाई नजरों से देख रही थी पर छीनने की उसकी हिम्मत न हुई। तो भी उसने हार के राज के बारे में चंदा से पूछा तो चंदा ने अबोले ही अपनी उंगली सासू माँ के कमरे की ओर उठा दी। सरोज की आंखें लालच की तीव्रता से चमक उठीं। उसने सुना था अपनी सास के विलक्षणतापूर्ण गहनों के विषय में, पर सेठानी का रुतबा कुछ ऐसा था कि उनकी बातें उन तक ही रहती थी। अचानक बीमार होकर उनके चल बसने से वे न किसी से कुछ कह पाई न बता पाई। सरोज के मन में एक अद्भुत कौंध उठी और उसके पूरे व्यक्तित्व पर छा गई। स्वर्ण, हीरे, माणिक की कौंध। वो इस हवेली के दूसरे कोने पर खड़ी थी। वो सासू माँ के कमरे की ओर बढ़ी तो शाम डूब चुकी थी। अंधेरे की सुरमई चादर ने हवेली को अपने साए में लेकर ऐसा ढक दिया था कि चंद्रमा की किरणें तक उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। सरोज अब सेठानी के कमरे की ओर बढ़ रही थी और चंदा उसे देख रही थी। इधर कमरे की सब शक्तियां सक्रिय हो चुकी थी। एकाएक सरोज को कमरे से कोई धीमी पुकार सुनाई दी। वो आगे पुकार की दिशा में बढ़ी तो उसने पाया कमरे से कोई अलौकिक प्रकाश फूट रहा है। सरोज के पूरे बदन में सिहरन होने लगी। उसके पांव मारे भय के लगभग कांपने लगे, पर हार का लालच उस पर हावी हुआ और लालची सरोज फिर आगे बढ़ने लगी। उसने आंगन पार किया और वो गलियारा भी। अब वो कमरे के सामने थी। कमरा खोलकर सरोज आगे बढ़ी तो उसका कलेजा मुंह को आ रहा था, पर उसका लोभ बढ़ता ही जा रहा था। वो हिम्मत करके फिर आगे बढ़ी। सामने दर्पण से वही विचित्र प्रकाश फूट पड़ रहा था। उसने जाकर देखा तो सामने दर्पण में जो उसने देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। सामने दर्पण में एक बेहद अलौकिक स्वर्ण मंजूषा संदूक थी जो अधखुली थी। जैसा हार उसने चंदा के पास देखा था, उससे भी सुंदर रत्न जड़ित हार उस स्वर्ण मंजूषा से बाहर झांक रहा था। यह हार इतना सुंदर था कि उसे देखकर नाच उठने को मन हुआ सरोज का। उसके विवेक ने सिर उठाने की कोशिश की। कहीं कोई मायाजाल तो नहीं, किसी मुसीबत में तो नहीं फंसने जा रही सरोज। पर कहते हैं न जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो लालच ने विवेक को धकेलकर उसकी बुद्धि पर कब्जा कर लिया। चंदा को इसी दर्पण से हार मिला और उसे तो कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। उसे बस इतना ही सूझ रहा था। उसे भी हार चाहिए था, किसी भी कीमत पर चाहिए था। अब तो डर भी न रहा। लालच इतना बढ़ा कि उसने उसके विवेक और डर दोनों को हर लिया था। इतनी बड़ी संदूक, मतलब इस मंजूषा में ऐसे और भी गहने गांठे होंगे। इतना बड़ा खजाना और सबका सब मेरा। हा, खुशी के मारे वो पागल हो गई थी। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। इधर पीछे आती चंदा ने भागकर उसे रोकना चाहा, पर इससे पहले कि चंदा उसे चेतावनी देती, उसने आगे बढ़कर वो हार उठाने के लिए जैसे ही दर्पण को छुआ, एक तेज आवाज से समूचा कमरा किसी डगमगाती नाव सा डोल गया और अगले ही पल एक जादू हुआ, जैसे किसी ने उसे दर्पण के भीतर खींच लिया। ये सब महज कुछ ही पलों में घटित हो गया। बस उसी एक पल में पर कोई कुछ न कर सका। न चंदा कुछ कर पाई, नहीं पीछे से आने वाले हवेली के बाकी नौकर,
जो चंदा की पुकार पर दौड़े आए थे। उन्होंने देखा अब सरोज भी दर्पण का एक हिस्सा हो गई थी। कमरे में अपूर्व शांति थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। दर्पण में से आने वाला वो अलौकिक प्रकाश अब बिल्कुल शांत था, और वे जुगनुओं जैसे कीटों की आवाजें भी। चंदा ने देखा वह जिसके आगे खड़ी थी वो तो एक आम दर्पण भर था। उसके बाद कभी हवेली में कुछ विचित्र नहीं घटा, और न ही जुगनुओं की कोई आवाज किसी ने सुनी। तो यारो, ये थी दर्पण, जुगनू और रात की कहानी, जिसे मैंने अपने बड़ों से सुना था और आज तुम लोग से साझा किया। रतन सेन का किस्सा भी अब खत्म हो चुका था। रात का अंतिम पहर आ चुका था। जादुई दर्पण की परछाई अब भी उन चारों के चेहरों पर डोल रही थी, जो अब तक उस किस्से के तिलिस्म से बाहर नहीं आ पाए थे। अश्लेष, मकरंद, जागिरा और सारंग चारों मानो अभी तक उसी हवेली में थे। वो हवेली, अलौकिक प्रकाश और जुगनुओं जैसे विचित्र कीटों की वो आवाज, जिसे वे खुद भी महसूस कर रहे थे। हवेली से बाहर निकलो यारो। किस्सा खत्म हुआ। रतन सिंह ने जोर से ठहाका लगाया। वाह, शानदार किस्सा था रतन सिंह। मकरंद की कहीं दूर किसी सुरंग से आती हुई गंभीर आवाज ने चुप्पी के द्वार पर अपनी मध्यम सी दस्तक दी। सचमुच यार, लग रहा है दर्पण सामने है और सरोज को उसमें समाते हुए देख रहा हूं। चंदा की पुकार में जैसे मेरी भी पुकार शामिल हो गई। अश्लेष ने कहा तो सबने हामी भरी। सचमुच वे लोग दर्पण के किस्से में खो गए थे। बढ़िया था तुम्हारा किस्सा यार, मानना पड़ेगा। सारंग भी बोल उठा तो उत्साह से रतन सिंह चीखा। ओके, तो मतलब मैं ये बाजी जीत गया। हा हा हा। हेलो, इतनी जल्दी नहीं, जरा रुको दोस्त, मेरा किस्सा अभी बाकी है। मुस्कुराते हुए अश्लेष ने कहा। अरे हाँ यार, तुम्हारा किस्सा अभी बाकी है। वैसे जोक सपाट, किस्से तो सभी के शानदार थे यार। मकरंद की हाईवे वाली रात की अनजान हम्स पर, जागिरा के मंदिर वाले भूत, सारंग की जनेलिया डिसूजा का परिश्ता, सब के सब लाजवाब। और इस सुनसान रात में उन किस्सों को सुनने का अनुभव तो कल्पनातीत है। अद्भुत। शुक्रिया इस रात के लिए यारो। विलक्षण है ये अनुभव। हाईवे की ये रात कम से कम मुझे तो जीवन में कभी नहीं भूलेगी। रतन सिंह ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा तो सहमति का रंग बाकी चारों के चेहरों पर भी उतर आया, जो तसले की आग के कुछ मध्यम पड़ जाने भी बल्ब की मरियल रोशनी में भी साफ दिखाई पड़ रहा था। ठंड बढ़ गई थी। जागिरा ने तसले की मंद पड़ती आंच को सुलगाने का इंतजाम किया। इतनी रात बीतने के बाद भी उन सबकी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। वे सब बीते किस्सों के असर में नए किस्से की प्रतीक्षा कर रहे थे। चलो फिर शुरू हो जाओ भाई जी, आंच सुलगाते हुए जागिरा ने कहा। हम सुनाता हूं यार, जरा दम लो। कौन सी कहानी सुनाओगे? तुम तो देश विदेश घूमते हो। क्या कोई विदेशी विस्मय कथा है क्या तुम्हारे खजाने में? हाँ तो वही सुनाओ यार, अब कुछ अलग सुनने का मन है। सारंग ने उसे छेड़ा। हम चलो फिर वही सुनाता हूं। इवान का सपना और कब्रिस्तान की रात। वाओ! उत्तेजना के अतिरेक में चारों एक साथ चिल्लाए। ये कहानी एक लड़के की है जिसका नाम था इवान पेत्रोविच। इवान दूर शहर में एक बेकरी में काम करता था। जब वो 15 वर्ष का था, उसके पिता नहीं रहे। कुछ महीने तक वो और उसकी मां मारिया इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए, पर फिर वो दिन भी आया जब मारिया के पास सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। जब तक हो सका गांव वालों ने भी मदद की, पर पेट की भट्टी तो 24 घंटे सुलगती है। उसकी शांति केवल दूसरों की सदाशयता पर निर्भर कब तक हो सकती थी। मारिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी, और इधर पिता के जाने के बाद इवान को लगने लगा वो रातों रात बड़ा हो गया है। वो मां को छोड़ना तो नहीं चाहता था, पर हालात कुछ ऐसे बन गए थे और जिम्मेदारी के एहसास को इतना अधिक महसूस करने लगा कि एक दिन भी गांव में रुकना नहीं चाहता था। उसके छोटे से गांव के लोग कमाने के लिए बाहर शहरों में जाते थे। वो भी काम करके मां को इस दुश्चिंता से निकालना चाहता था कि कल क्या होगा। इवान को शहर के जीवन से
कोई खास लगाव तो नहीं था, पर काम के लिए शहर जाना उसका चुनाव से बढ़कर मजबूरी था। तुम भी मुझे अकेला छोड़ जाना चाहते हो मेरे बच्चे। मारिया की उदास आवाज उसके बढ़ते कदमों को रोक लेती थी, पर कब तक रोक पाती। मारिया इवान को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि शहर दूर था और इवान अभी छोटा, भोला और कम अनुभवी था। एक और बात थी, इवान को हमेशा कुछ अजीबोगरीब सपने आते थे और वो उन सपनों में डर जाता था। इधर गांव में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी, पर कोई और चारा भी तो नहीं था। भूख और गरीबी साथ मिलकर कुछ ऐसा समीकरण बना रहे थे कि ममता को एक कदम पीछे हटकर इवान को रास्ता देना पड़ा। फिर एक दिन गांव के युवा लोगों के साथ इवान भी शहर की ओर निकल पड़ा। इवान ने तय किया कि वो मां को ज्यादा दिन अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए दूर न जाकर इवान ने सबसे करीब के एक कस्बे नुमा शहर में एक बेकरी में काम पकड़ लिया। पड़ोसी दोस्त पेपे ने उसकी बहुत मदद की। न केवल काम सिखाया, बल्कि शहर के तौर तरीके सीखने में भी पूरी मदद की। इवान होशियार और मेहनती थी। पूरे गांव में खिलंदड़ हंसी बिखेरते हुए घूमने और सपने देखने की उम्र में भी जिम्मेदारी का एहसास उसे कभी काम से जी नहीं चुराने देता था। उसने सपनों को प्रतीक्षा की खूंटी पर कुछ इस तरह टांग दिया कि वे उसकी निगाह में तो बने रहते, पर आगे बढ़कर उसके काम में कभी बाधा न डाल पाते। उस पर काम सीखने की उसकी ललक, जल्दी ही वो अपने काम में निपुण हो गया। बोरिस, बेकरी का मालिक, इवान की कम उम्र, सादा दिली और मेहनत से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे हर महीने 2 दिन के लिए घर जाने की इजाजत दे दी, ताकि इवान मां का ख्याल रख सके। इवान अब 17 वर्ष का हो चुका था। उसे लगता था अगले 2 साल में वो इतने पैसे कमा लेगा कि मां को साथ रख सके। हालांकि मारिया अभी भी अपने गांव में येल्तसिन की यादों के साथ रहना चाहती थी। इवान जिस कस्बे में काम करता था, वहां एक बड़ा बाजार था, जहां एक लाइन से बेकरियां और दुकानें थी। इन्हीं में एक बेकरी वो भी थी जहां इवान और पेपे मजदूर का काम करते थे। वो बड़े ध्यान से नानबाई को काम करते देखता। उसकी नीली आंखों में एक सपना पलने लगा, नानबाई बनने का सपना। उसकी छोटी सी दुनिया इतनी सीमित थी कि उसे लगने लगा था कि खुद नानबाई के सम्मानजनक ओहदे पर पहुंचते ही उसे नानबाई की हिकारत भरी नजरों और झिड़कियों से मुक्ति मिल जाएगी, जिसकी नजरों में एक बेकरी मजदूर का दर्जा कीड़े मकोड़े से कम नहीं था। हर महीने के आखिरी शनिवार जब आसपास की बेकरियों और दुकानों पर काम करने वाले लड़के इकट्ठा होकर बाजार या सिनेमा घूमने निकलते, वो उसी शाम गांव के लिए निकल जाता था। इवान के साथ के लड़कों के लिए शहर एक आकर्षण था, खिंचाव था, सपनों की परिणति था, पर इवान के लिए शहर एक पहेली से कम नहीं था। मतलब उसे अपना छोटा सा प्यारा सुंदर गांव आज भी भूलता नहीं था। शहर के आकर्षण से सर्वथा मुक्त वो गांव और मां के स्नेह को सर्वोपरि मानता था। उसका मन आज भी गांव, उसके खुलेपन, शांत आबोहवा और बड़े विशाल चरागाहों की ओर खिंचता था। पर वो ये भी जानता था अपनी मां और खुद के लिए एक सम्मानजनक स्थिति में होने के लिए उसका शहर में होना कितना जरूरी है और कितनी बड़ी मजबूरी भी। मारिया भी ये जानती थी गांव से दूर रहकर भी इवान का मन उसके ही इर्द गिर्द घूमता है। आखिरी शनिवार को जब वो लौटता तो पेपे और अन्य 2 लड़कों की तरह इधर उधर समय न बर्बाद कर वो सीधे घर के लिए निकल जाता। कभी पेपे साथ होता, कभी वो अकेला होगा। मारिया को इवान का अकेले आना जाना पसंद नहीं था। इसका एक विशेष कारण भी था। शहर और गांव के उस रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था, पर वो गांव से दूर ही था। वह इवान को अन्य रास्ते से आने को कहती, जो लंबा पर निरापद था। उस शाम बेकरी मालिक बूढ़े इगोर ने छुट्टी के साथ उसके हाथ पर कुछ कोपेक रखे, जो उसकी तनख्वाह से अलग थे, और ये किस एवज में थे वो समझने में इवान को थोड़ा समय लगा। उसके हाथ में इगोर ने एक तत पकड़ा दिया था, जिसे दिए गए पते पर पहुंचाना था। तत इगोर की पत्नी के भाई के नाम था।
बाकी सब लड़के निकल चुके थे। इवान को वो तक पहुंचाने में कुछ अधिक वक्त लग गया, क्योंकि इगोर ने अपनी छोटी झुर्रियों से भरी आंखों को मिचकाते हुए साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तत् केवल उसी व्यक्ति को मिले जिसके नाम पर लिखा गया है। तो उसने इसके लिए तब तक प्रतीक्षा की जब तक पत्र सही पात्र के हाथ में पहुंच नहीं गया। ये जितनी भी देरी इवान को उस तत् की सुपुर्दगी में लगी, उसने जैसे उसकी घर से दूरी को बढ़ा दिया था। रात हो चुकी थी। इवान तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ रहा था। आज वो जिस रास्ते से निकल रहा था, वहां कब्रिस्तान से सामने से होकर गुजरे बिना गांव पहुंचना संभव ही नहीं था। उसने जैसे ही कब्रिस्तान की ओर बढ़ते रास्ते पर पैर रखा, एक विचित्र से अनुभूति से सिहर गया उसका समूचा व्यक्तित्व। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। इवान ने मुड़कर देखना चाहा तो अचानक उसे मां की चेतावनी याद आई कि ऐसे में मुड़कर देखे बिना सीधे नाक की दिशा में चलना चाहिए। इवान आगे बढ़ता रहा। वो कई कदमों की आवाजें भी उसके साथ साथ चलती महसूस हो रही थी। उसने नजर उठाई तो ठीक बाई और कब्रिस्तान था। इवान की रूह फना हो गई। वो समझ गया कि अब कोई चारा नहीं। रात में वो वापस बेकरी में तो नहीं जा सकता, तो आगे बढ़ने के सिवा और कोई रास्ता न था। मजबूरन उसे उस रास्ते से गुजरना पड़ रहा था जहां आने के लिए उसकी मां की सख्त मनाही थी। उसके वश में होता, और यदि उसकी इजाजत ली जाती तो वो हरगिज इवान को इस कब्रिस्तान से होकर गुजरने की सलाह न देती, बल्कि उसे रोक लेती ऐसे करने से। मां को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझा जाता है। अपनी संतति पर आने वाले संकटों को वो मीलों दूर से सूंघ लेती है। शायद मारिया ने भी ये संकट सूंघ लिया था, और वो हमेशा इवान को कहती वो बेशच शहर में रुक जाए, पर कभी रात में इस रास्ते से होकर न गुजरे। ठंड बहुत ज्यादा थी। इवान अपनी बाहों को खुद पर लपेटे हुए खामोश उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। वो अब भी उस गुफानुमा पत्थर से दूरी पर था जिसके बारे में तमाम कहानियां प्रचलित थी। पेपे की दादी कहती थी कि वो एक बड़ी ही भयानक जादूगरनी चुड़ैल ओल्गा थी, जो कभी किसी समय कब्रिस्तान में घर बनाकर रहती थी। लोगों से तमाम उल्टे सीधे प्रश्न पूछने के साथ शर्त रखती कि यदि वे हार गए तक वो उन्हें खा जाएगी, और यदि उत्तर दे दिया तो वे बेटौश अपने रास्ते जा सकते हैं। कहना न होगा कि चुड़ैल की शर्तों और उसके उट्टांग प्रश्नों की आड़ में कितने ही लोगों ने फंसकर अपनी जान गंवा दी थी। उन्हें मारकर वो चुड़ैल ओल्गा दिनों दिन शक्तिशाली होती जा रही थी, पर क्या कोई नहीं था जो ओल्गा के प्रश्नों के उत्तर दे पाता। पेपे अपनी कल्पना में साकार उस चुड़ैल की छवि से आक्रांत होकर भी पूछने से रुक न पाता। कैसे देता कोई सही उत्तर मेरे लाल? वो तो पहले ही सामने वाले के डर से शक्ति हासिल करती और उसके दिमाग पर अपनी जादुई शक्तियों से कब्जा जमा लेती थी। अपने स्वर को यथासंभव रहस्यमयी बनाते हुए दादी रहस्योद्घाटन करती। ओ, तब तो ओल्गा सचमुच बहुत शातिर थी। हाँ, और उतनी ही दुष्ट और ततरनाक भी। दादी का स्वर सुनकर पेपे और इवान कांप जाते। फिर क्या हुआ दादी? अपनी सारी डगमगाई हिम्मत को जुटाकर पेपे पूछ बैठता। उत्तर की प्रत्याशा में वे दोनों समोवार के प्याले थामे दादी के और करीब आ जाते। डर उन दोनों के पहले से गुलाबी नन्हे चेहरों की लाली को बढ़ा देता। फिर एक दिन वो नौजवान आया। सुनहरे फीतों वाली लाल पोशाक, काली टोपी और लंबे काले बूट पहने हुए। ओल्गा ने पेड़ से उल्टा लटककर उसका भी रास्ता रोक दिया। उसने सवालों वाली वो शर्त उसके भी सामने रखी, पर आश्चर्य उसके गले में पड़ी एक पवित्र माला का प्रभाव ही रहा होगा कि ओल्गा उसके मस्तिष्क पर कोई प्रभाव न डाल सकी। युवक बहुत बुद्धिमान, निडर और साहसी था। बिना डरे हुए उसने पहले सवाल का सही उत्तर दिया तो ओल्गा के उल्टे पांव पत्थर के हो गए। दूसरे सवाल के उत्तर देने पर वो कमर तक पत्थर की हो गई। तीसरे सवाल पर उसकी छाती और चौथे पर उसकी गर्दन भी पत्थर की हो गई। ओल्गा की सांस रुकने लगी। वो कहीं भाग भी नहीं सकती थी। फिर सोचो क्या हुआ मेरे बच्चों? क्या हुआ दादी? ओल्गा जानती थी उसका अंत आ गया है।
उसने आंखें बंद करके पांचवा और अंतिम सवाल भी पूछ लिया, और उत्तर के मिलते ही वो पूरी की पूरी शिला में बदल गई। वो बड़ी सी शिला जो कब्रिस्तान के उस अंतिम छोर पर बनी थी, वो वही थी, जादूगरनी चुड़ैल ओल्गा। कुछ लोग कहते रात में वो पत्थर के देवता के श्राप से 2 पहर के लिए मुक्त हो जाती है और कब्रिस्तान में घूमती है। उसे आज भी उसी युवक की तलाश है जो सुनहरी फीतों से सजी लाल पोशाक, काली टोपी और लंबे काले बूट पहने हुए था। रात गहरी हो चुकी थी। वहां रहस्यमयी अंधेरा पूरे वातावरण को घेरे हुए था। इवान गॉड से प्रेयर कर रहा था। मां हमेशा कहती है, मुसीबत में सिर्फ 2 ही बातें काम आती है, गॉड पर भरोसा और अपना आत्मबल। पर इवान को तो वे तमाम बातें याद आ रही थी जो उसके डर को कम नहीं होने दे रही थी। तेजी से चलता हुआ इवान कब्रिस्तान से जुड़ी उन बातों को याद करते हुए चल रहा था। जाने क्यों उसे वे सारे किस्से, कहानियां या अफवाहें इस समय शिद्दत से याद आ रही थी जो कब्रिस्तान से जुड़ी हुई थी और जिनको गांव में सुनते हुए वो बड़ा हुआ। यही वजह थी कि उसे और अधिक डर लग रहा था। एकाएक उसके आसपास चलती उन आहटों में उसने एक स्पष्ट फुसफुसाहट अपने कान के पास सुनी। रुक जाओ। ओ ये कौन? कहीं ओल्गा तक नहीं? ओ जीसस। एकाएक उसे ध्यान आया, बेशक पुराना सही पर उसने भी तो लाल कोट पहना हुई है जिस पर मां ने सुनहरे फीते से उसका नाम काढ़ा हुआ है। उसने काली हैट लगाई हुई है और हां, उसके जूतों का रंग भी तो काला ही है। ये ख्याल आते ही वो सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। डर उस पर पूरी तरह हावी होने लगा। मतलब आज तक उसकी खैर नहीं। ओ तब तो ये पक्का ओल्गा ही है जो उसके पीछे लगी है। ओ गॉड, आज तो ओल्गा उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसने हैट उतारकर अपनी बगल में छुपा लिया और वो तेजी से भागने लगा। आगे की जमीन पर एक ढलान था। शायद वहां कुछ पत्थर पड़े थे जिन्हें इवान घबराहट में देख नहीं पाया। एक पत्थर पर उसका पैर पड़ा और वो फिसल कर गिरा तो कुछ दूर लुढ़कता चलता गया। उसकी जोर से चीख निकल गई। उसके हाथ और ठोड़ी पर जोर से रगड़ लगी थी और खून भी बहने लगा। वो जहां गिरा जमीन वहां समतल नहीं थी। शायद वो एक गड्ढा था जो अधिक गहरा नहीं था। एकाएक उसे फिर एक स्वर सुनाई दिया। कोई फुसफुसाहट नहीं, कुछ कांपता हुआ पर साफ और स्पष्ट स्वर कुछ दूर से आते हुए भी इवान को लगा जैसे कोई उसके बेहद करीब बोल रहा है। क्या हुआ तुम्हें लड़के? और तुम इस गड्ढे में क्या कर रहे हो? इवान को लगा डर और सर्दी के मारे उसका खून जम चुका है। उसकी आंखें बंद थी। तुम ठीक हो ना यंग बॉय? दोबारा गूंजे स्वर में कुछ ऐसा था कि इवान उसे नजरअंदाज न कर पाया। उसने डरते डरते आंखें खोली और सिर उठाकर आवाज की दिशा में देखा। वो इतना अधिक भयाक्रांत था कि उसे लग रहा था उसका कलेजा उछलकर हलक में आ फंसेगा। वो एक बूढ़ा चेहरा था, बहुत बूढ़ा। एक बूढ़ी स्त्री का चेहरा जिस पर अनगिनत झुर्रियों का जाल बिछा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस चेहरे पर कई सदियां खामोश सोई हुई थी। बड़ी विचित्र सी थी उस वृद्धा की वेशभूषा। उसने एक बड़ा सा चोगेनुमा लबादा पहना हुआ था। उसके सिर पर एक बड़ा स्कार्फ बंधा था और हाथ में एक बड़ी सी छड़ी थी। गले में बड़े बड़े काट के बेढब मोतियों की माला थी। वो अपनी पलकें झुकाए हुए थी। ओल्गा? इवान के मुंह से निकला। वो मुस्कुराई और उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उसने फिर पूछा, तुम ठीक तो हो ना यंग बॉय? इवान ने हाँ में सिर हिलाया तो दर्द से एक करा उसके में शामिल हो गई। यानी उसका खून जमा नहीं था, हालांकि वो चोटिल हो चुका था। फॉरगिव मी ओल्गा। मैं तो आई प्रॉमिस ओल्गा, फिर कभी नहीं आऊंगा यहां। मुझे जाने दो ना। उस वृद्धा ने कोई जवाब न देकर अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हड्डियों के ढांचे जैसे उसके जर्जर हाथ को देखकर इवान की रीढ़ में सिहरन सी हुई जो पूरे शरीर में फैल गई, ऐसे जैसे कब्र से निकला कोई हाथ हो, लगभग मांसविहीन हड्डी वाला हाथ।
हाथ बढ़ाने के साथ उसने अपनी पलकों को उठाया, जो अब तक इतनी झुकी हुई थी कि मुंदी हुई नजर आ रही थी। उन लाल आंखों में कुछ भी तो सामान्य नहीं था। इवान ने उन लाल चमकती आंखों को देखा तो उसे विचित्र सा नशा महसूस होने लगा जैसे वो खुद पर से नियंत्रण खो रहा है। इवान ने तेज दर्द के बावजूद अपने सिर झटका दिया ताकि उन नियंत्रित करती आंखों के प्रभाव से बाहर निकल सके। उसने उठने की कोशिश की पर उठ न सका। हारकर उस हाथ को थामकर उसने फिर उठना चाहा कि एकाएक उसे महसूस हुआ एक बड़ी सी छाया आई। एक, दो, कई छायाएं, और उस पर मानो छाने लगी। इवान ने उसका हाथ थामा और पलक झपकते ही उसकी पीड़ा कम होने लगी। वो बहुत तेजी से इवान को लगभग उड़ाते हुए शिला की ओर ले गई। जैसे ही वो शिला के सामने पहुंची, सामने का पत्थर हटा और बस कुछ ही सेकंड्स में वे दोनों शिला में समा गए। इवान ने आंखें मलकर चारों ओर देखने की आखिरी कोशिश की तो वो हैरान रह गया। वो बड़ी सी शिला दरअसल एक गुफा थी। इसके बाद उसने एक ताली की आवाज सुनी और वो बेहोशी में डूबता चला गया। जब इवान को होश आया तो उसने पाया कोई उसके मुंह पर पानी के छींटे मार रहा है। कौन? सामने पेपे और मिखाइल थे, साथ भी और भी कुछ लड़के थे। मैं कहां हूं? गुफा। ओल्गा, मुझे घर जाना है मां के पास। मैं। इवान की अस्फुट आवाजों को सुनकर लड़के बहुत हैरान थे। उसने चारों ओर देखा पर कुछ समझ नहीं आया। उसकी चेतना लौट रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। घर पर आराम से बिस्तर पर लेटे हुए इवान को सपने में फिर उसी रात के दृश्य आ रहे थे कि अचानक वही चेहरा उस पर झुका और उसके कानों में स्वर गूंजा। कैसे हो यंग बॉय? तुम ठीक तो हो ना? उसने एक झटके से आंखें खोल दी। वो सिलसिलेवार सब बातों को याद कर रहा था। ओल्गा या वो जो कोई भी थी, एक पहेली बनकर रह गई थी उसके लिए। और वे छायायत आवाजें जो उसकी नहीं थी, उनका क्या रहस्य था? उसने मां को कुछ नहीं बताया कि वे नाराज होंगी, पेपे और दूसरे लड़कों को भी नहीं कि वे पूरे गांव में उसका मतौल उड़ाते घूमेंगे, पर उसके दिलो दिमाग पर वो पिछली रात धुंध बनकर छाई हुई थी। अचानक उसका ध्यान उस खिड़की पर गया जो घर के पिछवाड़े में खुलती थी। वो उछल पड़ा देखकर। ये वही थी ओल्गा, वही लाल आंखें और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट। डर गया था इवान। पिछली रात के जो फ्लैशेज उसे आ रहे थे, उससे वो इतना तो समझ गया था कि वो उसके लिए खतरा नहीं है। वो उसे मारना चाहती तो वो कभी घर नहीं पहुंचता। मतलब वो बुरी नहीं, तो फिर यहां क्यों आई है? उसका पीछा क्यों कर रही है? वो क्या चाहती है उससे? किसी जे देख लिया तो कल रात की बातों को मां के कानों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। परेशान होकर उसने फिर खिड़की की ओर देखा। वो उसे बुला रही थी। तभी मां कमरे में आ गई और उसने मुड़कर देखा। खिड़की पर अब कोई नहीं था। इसी के साथ इवान की आंख खुल गई। मतलब इस बार भी वो सपना ही देख रहा था। इवान को लगा ये सब उस रात का असर है जो उसने कब्रिस्तान में बिताई। पर उस भयावह रात में घटी घटनाएं भी तो किसी सपने से कम नहीं थी। और अब उस विचित्र सी मायावी वृद्धा का उसके सपने में आना, क्या है ये पहेली? उस दिन इवान के मन से एक बार भी उसका ट्याल नहीं गया। उसे सिर्फ यही याद है कि वो गुफा में था तो गांव कैसे पहुंचा। फिर ओल्गा का आना। उसे जानना था कि वो क्यों आई थी और क्या चाहती है, क्यों उसका पीछा करती है। इधर मां को इवान की चिंता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं। उस दिन सुबह घूमने निकले पेपे, मिखाइल और बाकी दोस्तों को वो गांव की सीमा पर तेज ज्वर की हालत में बेहोश मिला था। वे लोग उसे घर ले आए। अभी तक सबको यही पता था कि वो घर लौटते समय बीमार हो गया। उस रात इवान जब सो रहा था, उसने फिर से एक सपना देखा। उसने साफ सुना वो कह रही थी कि उसे लौटना होगा वहां। इवान ने साफ इनकार कर दिया और इसी के साथ उसकी नींद भी उड़ गई। इवान को उसका बार बार सपने में आना सामान्य तो नहीं लग रहा था।
कुछ तो था जो वो बताना चाहती है। इवान बहादुर लड़का था। उसने तय कर लिया कि वो जरूर जानेगा कि वो क्या कहना चाहती है। इसके लिए उसे रात की प्रतीक्षा करनी थी, क्योंकि वो अब उसके सपनों के माध्यम से ही उससे संपर्क साध रही थी। रात इवान जब सो रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी, अपने बेहद करीब वही आवाज जिसे वो अब पहचानता था, ओल्गा की आवाज। उसने इवान की ओर हाथ बढ़ाया और इवान ने जैसे ही उसका हाथ थामा, उसे लगा वो फूल से भी हल्का ही गया है। उसी रात की तरह वो उसे उड़ाते हुए अपने साथ ले गई। अगले ही पल वे दोनों गुफा में थे। इवान डर तो रहा था, पर कहीं न कहीं उसके मन में ये बात भी घर कर चुकी थी कि वो उसका अनिष्ट नहीं चाहती। यदि उसका अनिष्ट करना चाहती तो वो कर चुकी होती और वो जीवित न होता। कौन हो तुम? उस दिन भी तुमने नहीं बताया। तुम ओल्गा हो ना? मुझसे क्या चाहती हो? इवान ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। वो एकटक उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर जो चिरपरिचित मुस्कान थी, उसकी जगह गंभीरता ने ले ली थी। हाँ, मैं ओल्गा ही हूं मेरे बच्चे, वही ओल्गा जिसके बारे में इतनी सारी कहानियां सुनाते हैं लोग। पर उन कहानियों में जो ओल्गा है वो पूरी तरह मैं नहीं, मेरा अतीत भर है। उदास स्वर में ओल्गा ने कहा तो इवान को कुछ समझ नहीं आया, पर वो चुपचाप ओल्गा की बात सुन रहा था। श्राप से मैं पत्थर जरूर बन गई थी, पर मुझे रात के 2 पहर इस श्राप से मुक्ति भी मिलती है। उसके बाद मैंने कभी कोई बुरा काम नहीं किया। मैं गांवों की रक्षा करते हुए चुपचाप सदा के लिए अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थी, जो तुम्हारे हाथों होनी है। मेरे हाथों पर वो कैसे? हैरान परेशान हो उठा इवान। उसे लगा जरूर ओल्गा को कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, तुम्हारे ही हाथों इवान पेत्रोविच। उस जन्म में तुम्हारे ही कारण में शिला में बदल गई थी, पर वो मेरे भीतर की बुराई का अंतिम समय था। गांव के लोग नहीं जानते कि इस कब्रिस्तान पर शैतान के अनुयायियों के कब्जा है, और वे सब बुरी आत्माएं हैं जिनसे हमेशा संघर्ष करती आई हूं। मैंने कभी आसपास के किसी गांव में कुछ नहीं होने दिया। ओह, तो अब इस रोज जब तुम इस रास्ते पर आए तो वे सब सक्रिय होकर तुम्हारे पीछे लग गए। उन्हें मालूम था मैं भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। मैंने तुम्हें तो बचा तो लिया इवान पेत्रोविच, पर यह वही रह गया था, और ये यदि उनके हाथ लग जाता तो अनर्थ हो जाता। ओल्गा ने हवा में कुछ लहराते हुए कहा, ये तो मेरा हैट है ओल्गा। इवान को याद आया, ये तो उसका हैट है जो उस रात गिर गया था। हाँ, सिर्फ हैट नहीं बच्चे, तुम्हारे खून से सना हैट। ये अगर उनके हाथ लग जाता तो अनर्थ हो जाता। बोलते हुए ओल्गा की आंखें और तेजी से चमकने लगी। तो क्या होता ओल्गा? तो वे तुम्हें वश में करके तुम्हारी शक्तियों का फायदा उठाकर अमर और शक्तिशाली हो जाते, जबकि उन सब का अंत तुम्हारे हाथों लिखा है। मेरे हाथों? हाँ, तुम्हारे हाथों। हैट इवान को थमाते हुए ओल्गा ने कहा। इवान ने देखा सचमुच हैट पर उसके खूब से एक धब्बा लगा था, जो अब सूख गया था। ध्यान से सुनो इवान पेत्रोविच, उस जन्म में तुम कोई साधारण युवा नहीं थे, बल्कि एक रियासत के राजकुमार थे जिसे देवता का आशीष प्राप्त था। तुमने अपने विशेष गुणों के कारण मुझे हरा दिया था, और मैं आसानी से हारती चली गई क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गई थी। ये भी कि इस निकृष्ट जन्म से मेरे मुक्तिदाता भी तुम बनोगे। मैं शिला में बदल गई और बाकी समय इन आत्माओं से सब गांवों की रक्षा करती रही। मेरा इंतजार अब अंत ही नहीं रहेगा। चलो मेरे साथ, उसने किसी नन्हे बालक के से उत्साह से भरकर कहा, तो इवान हैरानी से उसे देखने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जाने क्यों उसे ओल्गा की कही बातों पर विश्वास हो चला था। तुम्हारे गले में जो क्रॉस पड़ा है उसे कसकर पकड़ लो। तुम्हें 7 बार इस शिला के द्वार पर लगे अदृश्य पत्थर पर एकदम बीचों बीच छुआना होगा। अब से कुछ क्षण बाद जब चांद और 7 तारे विशेष क्रम और स्थिति में होंगे, क्योंकि वह पत्थर चांद की अधिकतम रोशनी में खास रात में ही प्रकट होता है। आज वही रात है। कुछ पलों बाद इवान को लेकर ओल्गा गुफा के द्वार पर खड़ी थी।
जहां गुफा का द्वार बना बड़ा सा अदृश्य पत्थर सामने प्रकट हो रहा था। इवान ने अपने क्रॉस को 7 बार छुआया और इसके साथ ही अचानक एक तेज आवाज हुई। वो शिला दरकने लगी। इवान डरकर कुछ कदम पीछे हट गया। चांद की रोशनी में उसने स्पष्ट देखा, एक एक कर वे सभी छायाएं उस पत्थर में समाने लगी। अंत में ओल्गा भी उसी पत्थर में समा गई। तेज आवाज के साथ पत्थर से लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते वो पूरी शिला राख में बदल गई। इसके साथ ही कब्रिस्तान की वे सारी बुरी शक्तियां नष्ट हो गई और उनके साथ ओल्गा को भी सदा के लिए मुक्ति मिल गई। एकाएक इवान की आंखें खुल गई। वो अपने घर पर बिस्तर पर लेटा था। उसने खिड़की के बाहर देखा। चांद की चांदनी शिथिल पड़ रही थी। उसका मन असीम शांति में डूबा था, पर सवाल अब भी उसे नहीं छोड़ रहा था कि रात भर उसके साथ जो बीता वो सब क्या था, सपना या हकीकत। ऐसे ही सपने और हकीकत की दुविधा में झूलते हुए इवान ने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो कुछ था जो उसके हाथ से टकराया। कब्रिस्तान की रात से लेकर अब कल रात तक घटे पूरे घटनाक्रम ने उसे भ्रम में डाला हुआ था। इसे वो इल्यूजन या सपना मानकर चल रहा था, और महज सपना नहीं, ये तो सपनों की एक श्रृंखला थी जिसमें वो घिरता जा रहा था। पर उसे क्षण में वो सपनों की दुनिया का सारा भ्रम एक झटके में उसे यथार्थ के धरातल पर ले आया। या जो हाथ से टकराया, ये क्या था? उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा वही हैट उसके बिस्तर पर उसकी बगल में पड़ा था। उसने डरते हुए हैट हाथ में लेकर इधर उधर देखा, पर वहां कोई न था। वो दौड़कर खिड़की के पास गया, पर सुबह के आगमन की सूचना देते कुछ चहचहाते पक्षियों के अतिरिक्त वहां दूर दूर तक कोई न था। उसने हैट को गौर से उलट पुलट कर देखा तो उस पर मौजूद खून का धब्बा अब भी वैसा ही था। एक झटके में उसे पूरा घटनाक्रम याद आने लगा। उसके मस्तिष्क पटल पर सारी घटनाएं सिलसिलेवार घटने लगी, ऐसे जैसे कोई फिल्म चलती है। उसका कब्रिस्तान से होकर गुजरना, बुरी शक्तियों द्वारा उसका पीछा किया जाना, उसका गिरकर चोटिल होना और ओल्गा का उसे बचाकर गुफा में छिपाना और फिर उसे उसके गांव तक सुरक्षित पहुंचाना। ओल्गा का फिर उसके सपनों में आना और उसे वापस गुफा में लेकर जाना, वापस उसके हैट का मिलना और फिर ओल्गा के आह्वान पर उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए इवान का पत्थर से क्रॉस को छूने का वो समय सब याद आ गया इवान को। उसके हाथ में उस हैट की मौजूदगी ने उसके दिमाग से हर जाले को साफ कर दिया। अब सच की रोशनी में वह स्पष्ट देख रहा था उस सपने की हकीकत। वो उठकर बाहर गया तो मां ने तंदूर सुलगाया हुआ था जिसमें शोले लपक रहे थे। इवान ने आगे बढ़कर हैट उस आग में डाल दिया। हैट उसमें जाते ही शोले कुछ ऊपर लपके। उन शोलों में उसे मुस्कुराता हुआ ओल्गा का चेहरा दिखाई दिया। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, वेल डन मेरे बच्चे। इवान ने खिड़की के बाहर देखा, पूरे गांव में उजाला फैल चुका था। सुबह के सूरज की मध्यम किरणों ने पूरे गांव को छूकर सोना कर दिया था और इवान के मन में भी अपूर्व शांति का उजाला भर रहा था। वो दौड़ कर गया और बाहर सफाई करती मां से जाकर लिपट गया। अश्लेष ने कहानी पूरी की। उसने देखा उन सब के चेहरों पर उजास की शांति और संतोष फैल गया था। वाह, मजा आ गया यार। रतन सिंह बुदबुदा उठा। ढाबे पर रात का अंतिम पहर आने वाला था। हालांकि सुबह अभी कुछ दूर थी। 5 दोस्तों की 5 कहानियां खत्म हो चुकी थी और अब फैसले की घड़ी थी। मतलब ये कि मकरंद, जागिरा, सारंग, रतन सिंह और अश्लेष में से किसकी कहानी सबसे अधिक विश्वसनीय थी, ये तय होना अभी बाकी था। मन ही मन वे तीनों जानते थे कि उनके लिए इस रात का कितना महत्व था, पर शर्त तो लगी थी और अब यह तय तो करना था कि किसकी कहानी ने कल्पना से आगे बढ़कर सबसे अधिक यथार्थ को और उनके मन को छुआ। मेरी कहानी तो मेरे जीवन की घटना थी, मैं खुद इसका साक्षी हूं। और ये भी कहकर जागिरा ने अपने गले में पड़े रक्षा सूत्र को दिखाया तो सबने सहमति में सिर हिलाया। सारंग का जिनेलिया डिसूजा वाला
किस्सा तो सुना सुनाया था, तो उसने कोई बहस नहीं करके फैसला अपने दोस्तों पर छोड़ना उचित समझा। मैं भी क्या कहूं, बस यही कहूंगा कि जाने क्यों मुझे लगता है कि मैं ही इवान पेत्रोविच था जिसके जीवन में ये सब घटनाएं घटीं। अश्लेष की बात पर सभी ने एक ठहाका लगाया और मेरी कहानी तो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार में दोहराई जा रही है। कहते हैं हमारे गांव में आज भी उस हवेली के खंडहर मौजूद है। रतन सिंह ने कहा, पर मेरी हाईवे वाली कहानी का सबूत यह है। मकरंद ने अपना पर्स खोलकर दिखाया तो उसमें लगी तस्वीर देखकर सबने सवालिया नजरों से उसे देखा। ये रिद्धि है मेरी पत्नी। कॉलेज के बाद तुम लोगों से मेरा संपर्क टूट गया था जब मैं बैंगलोर चला गया था। मैंने तुम्हें अपने किस्से में बताया था न कि रिद्धिमा बनी राशिमा ने मुझे बताया था कि उसकी एक छोटी बहन है जिसकी सगाई हो चुकी है और वो रिश्ता उसके लिए ठीक नहीं है। मेरी बात पर यकीन करते हुए हमारे बॉस की मदद से रिद्धिमा ने एक डिटेक्टिव की सेवाएं ली और कुछ ही दिनों में पता चला राशिमा की बात बिल्कुल ठीक थी। वो लड़का क्रिमिनल और फ्रॉड था। रिद्धिमा ने सगाई तोड़ ली और जीवन में आगे बढ़ने का फैसला लिया। आगे चलकर हमारा मने मेरी और रिद्धिमा के बीच का रिश्ता सहकर्मी से बढ़कर दोस्ती में बदला, जो आगे प्रेम में बदल गई। इस घटना के 1.5 साल बाद हमने शादी कर ली। रिद्धिमा आज मेरी पत्नी है, इससे अधिक विश्वसनीयता क्या होगी मेरे किस्से की। मकरंद ने रहस्योद्घाटन किया तो सब दोस्त एक स्वर में कह उठे, सचमुच तुम्हारा किस्सा सबसे अधिक विश्वसनीय है यार। वे सब जोर से हंसे कि तभी एक आवाज सुनाई दी, रुको, अभी फैसला नहीं हुआ, मेरा किस्सा तो अभी बाकी है। दानुबा? रतन सिंह ने आश्चर्य से देखा। सामने जमीन पर बैठा रतन सिंह के परिवार का पुराना विश्वसनीय नौकर दानू था, जो बहुत बूढ़ा था और रात में अंदर कमरे में सो रहा था। वे सब हैरान थे कि कब दानू कमरे से बाहर आया, कब उनके पास आकर बैठा, उन्हें पता ही नहीं लगा। किसी ने उन्हें बाहर आते नहीं देखा। शायद सब अपनी किस्सागोई में मस्त थे। दानुबा, आप भी कहानी सुनाओगे? रतन सिंह जोर से हंसने लगा। हाँ, दानुबा के चेहरे पर विचित्र सा भाव था। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। अगर कभी आपके साथ भी कोई अजीब घटना घटी हो तो हमसे शेयर जरूर करें ताकि हम आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचा सके। और कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।